भाग एक, रब की मर्जी। अमृतसर पंजाब में एक गुरुद्वारे के सामने एक बड़ी सी सिल्वर कलर की कार आकर रुकी। पीछे का दरवाजा खुला, उसमें से एक लड़की बाहर निकली। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर पर आ गए। उम्र वही 23 के आसपास होगी। 5 फीट 4 इंच लंबाई, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, काजल से सनी काली आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ। उसने पिंक कलर का पंजाबी सलवार कमीज पहना हुआ था। गले में दुपट्टा, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। नाक में एक नोज रिंग जो काफी आकर्षक लग रहा था। पैरों में पंजाबी जूतियां। वो एकदम सिंपल पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसपास इस वक्त भीड़ नहीं थी। उसके निकलते ही गुरुद्वारे के पास की सड़क पर खड़े एक लड़के की नजर उस पर ठहर गई। वो एकटक उसे देखने लगा। ए लफंटर, चल निकल, उस पिंक सूट वाली लड़की ने तेज आवाज में कहा, जिससे आसपास मौजूद कुछ लोग उसे ही देखने लगे। वो बेचारा घबरा गया और तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। तो उस लड़की ने मुंह बना लिया, लफंगे कहीं के। वो बड़बड़ाई कि तभी दूसरी तरफ से एक लड़की बाहर निकली। उसकी उम्र भी वही करीब 23-24 के आसपास होगी। गोरा रंग, गोल चेहरा, हल्की भूरी आंखें, कंधे तक लहराते खुले बाल। उसने ऑरेंज कलर का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। गले में दुपट्टा, कानों में गोल आकार की बड़ी बड़ी बालियां। वो लड़की भी कुल मिलाकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या इशू, तेरी प्रॉब्लम क्या है? वो बस देख ही रहा था। उस लड़की ने कहा कि वो पहली लड़की उसे घूरने लगी, तो वो चुप हो गई। रिचा, तू मेरी दोस्त है या उसकी? उसने उस दूसरी लड़की को घूरते हुए सवाल किया। ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं तेरी फ्रेंड हूँ। रिचा के इतना कहते ही वो बोली, हाँ, तो उस लफंगे की तरफ से क्यों बोल रही है? अच्छा, माफ करो मुझे इशिका देवी, कहते हुए रिचा ने हाथ जोड़ दिए। इशिका के चेहरे पर अपनी जीत की खुशी आ गई और वो खुश होते हुए बोली, माफ किया बालिके। अच्छा चल, अब अंदर चले। रिचा ने अपना दुपट्टा सर पर रखते हुए कहा। इशिका ने हाँ में सिर हिलाया और वो अपना दुपट्टा सर पर रखने लगी। दोनों अब अंदर आई। वहां कुछ ही लोग मौजूद थे। वहां आते ही वो दोनों भी बैठी और उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद इशिका और रिचा गुरुद्वारे से बाहर निकली। दोनों के चेहरे पर ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। यहाँ आकर ना एक अलग ही सुकून मिलता है, इशिका ने अपने सर पर रखा दुपट्टा ठीक करते हुए कहा। तो रिचा मुस्कुरा उठी। अचानक उसे कुछ सूझा। उसने आंखें मटकाते हुए पूछा, और बता, क्या मांगा बाबा जी से? इशिका रिचा को देखने लगी। 5-6 सेकेंड तक रिचा को देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, सच्चा प्यार। अरे मैडम, तेरे पीछे अमृतसर के सारे मुंडे लाइन लगा दे, एक बारी कोशिश तो कर, रिचा ने उसे छेड़ते हुए कहा। इशिका मुंह बनाए उसे घूरने लगी। फिर वो मुस्कुराई और चहकते हुए बोली, अरे मेरी जान, पीछे लाइन लगाने वाला नहीं, साथ चलने वाला चाहिए। और यार, ये प्यार ना एक एहसासों सा है, एक खूबसूरत जज्बात। इन लफंगों को तो बस शक्ल दिखती है। ऋषिका आसमान में देखने लगी और बोली, बाबा जी, मुझे तो कोई मेरे जैसा चाहिए, जिसके लिए प्यार के मायने हो, जो प्यार का मतलब समझे। एक परफेक्ट मैच, बिल्कुल वैसा जैसा लव स्टोरीज में होता है। इतना सुनते ही रिचा ने सर पीट लिया। बस कर तू, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है। रिचा इरिटेट होकर बोली और गाड़ी में बैठ गई। इशिका मुस्कुराई और धीरे से खुद में ही बोली, कोई तो होगा वैसा, क्यों बाबा जी? इतना कहकर उसने फिर आसमान में देखा और आकर कार में बैठ गई। रिचा ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी और इशिका उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। रिचा ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो इशिका उसे देखकर बोली, अच्छा चल, तू बता, तूने क्या मांगा? रिचा ने उसे देखा और उसे चिढ़ाते हुए बोली,
मैडम, मैं ना आपकी तरह ख्वाबों में नहीं जीती। वो जो लव स्टोरीज में परफेक्ट मैच होते हैं ना, वो भी एक इमेजिनेशन ही होती है। ऋचा की बातें सुनकर इशिका के चेहरे पर चिढ़न भरे भाव साफ नजर आने लगे। वो उसे देखते हुए चिढ़कर बोली, ओए चुप कर तू, बड़ी आई इमेजिनेशन वाली। ऋचा ने नाराजगी से इशिका की तरफ देखा तो इशिका बात संभालते हुए बोली, अरे जाना, तू खुद सोचना कितना स्पेशल फील होता होगा ना जब कोई हमें खुद से पहले रखे, हमें किसी भी दर्द में ना देख सके, जब कोई हमारे लिए खुद को बदल दे, जब कोई हमारी रूह से, आत्मा से प्यार करे। इशिका बोलती जा रही थी, तभी उसे चुप कराते हुए ऋचा बोली, बस कर मैडम, समझ गई मैं। और ये ना इतनी लव स्टोरी पढ़ने का नतीजा है, और कुछ नहीं। ये रूह और आत्मा से प्यार करने वाले ना सिर्फ फिल्मों में और कहानियों में ही होते हैं, हकीकत में कोई नहीं होता ऐसा कुड़िए। ऋचा की बात सुनकर इशिका मायूस हो गई। उसका मुंह उतर गया। उसने नौटंकी करते हुए कहा, ए बेरहम जमाने, जरा रहम कर, झूठी तसल्ली से खुश हूँ, तू सच्चाई बताकर मुझे दुखी मत कर। उसकी नौटंकी देखकर ऋचा हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, तू अपनी ख्याली दुनिया में ही खुश रह। इतना कहकर ऋचा ने गाड़ी रोकी तो इशिका के चेहरे पर खुशी भरे भाव आ गए। थैंक यू जाना, इशिका चहकती हुई बोली। ऋचा मुस्कुराई और बोली, मैं घर जाती हूँ, पर याद रखना कल हमें चंडीगढ़ जाना है। हाँ याद है, और तू जा वरना बीजी ने घर सर पर उठा लेना है। इशिका हंसते हुए बोली। ऋचा को भी हंसी आ गई। वो गाड़ी से बाहर निकली। इशिका आकर ड्राइवर सीट पर बैठी। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और सोचने लगी, बाबा जी, क्या सच में वैसा प्यार नहीं होता? और क्यों? मुझे मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही हमसफर चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मुझे समझे, परफेक्ट ना हो पर मेरे लिए बेस्ट हो। खैर, होना तो वही है जो रब की मर्जी होगी। वहीं दूसरी तरफ पुणे में एक बड़ी सी आलीशान हवेली के बाहर बहुत बड़ा गार्डन था। अंदर भी सारा आलीशान सामान, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जिसे देखने से ही लग रहा था वहां हॉल में रखा एक एक सामान बहुत कीमती था। बाएं साइड से सीढ़ियां थी जहां से ऊपर जाने का रास्ता था। ऊपर भी बहुत सारे कमरे थे। नीचे दाईं साइड किचन था। उसमें आगे चलकर कुछ खाली जगह थी जिससे आगे एक माता रानी का मंदिर बना हुआ था। मंदिर में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी जिसने बादामी रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। उम्र वही करीब 65-70 के आसपास होगी। उनके चेहरे पर निराशा भरे भाव थे। दादी माँ, किसी की आवाज आई जिसे सुनकर वो खुश हो गई। आहान, वो खुद में ही बोली, फिर उठकर पलटी। सामने एक लड़का खड़ा था। 5 फुट 9 इंच लंबाई, गोरा रंग, गहरी काली आंखें जिनमें एक खालीपन था। चेहरे पर दाढ़ी मूछें काफी थी जिससे उसके चेहरे पर आते जाते भाव काफी हद तक छुप रहे थे। उसने ब्लू शर्ट और ब्राउन 2 पीस सूट पहना था। पैरों में चमचमाते काले जूते। दादी उठकर बाहर आई। आहान वहीं खड़ा था। उसने झुककर उनके पैर छुए तो उन्होंने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। हमेशा खुश रहिए। दादी के इतना कहते ही आहान के चेहरे पर डार्कनेस आ गई। वो खड़ा हुआ। तभी आहान की माँ गायत्री जी वहां आई। गोरा रंग, अच्छी ब्रांडेड साड़ी और ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी थी। उन्हें देखते ही लग रहा था कि वो किसी बड़े घराने की बहू हो, पर उनके चेहरे पर भी एक दुखी भाव था। आहान को देखते ही गायत्री जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? नाश्ता कर ले। माँ, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मीटिंग है, कल तक आ जाऊंगा। आहान ने बिना किसी भाव के कहा। बेटे 27 के हो गए हो आप, शादी का क्या ख्याल है? दादी ने अचानक से कहा। गायत्री जी और दादी दोनों ही आहान को बहुत गौर से देखने लगी। आहान के चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशंस थे। वो वैसे ही बोला, दादी माँ प्लीज। गायत्री जी ने धीरे से कहा, आहान, होता तो वही है जो रब की मर्जी हो, भूल जा वो सब। आहान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई।
वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ बोला, भूल गया माँ, रब की मर्जी से कुछ नहीं होता इस घर में। इस घर में वही होता है जो मिस्टर मेहरा चाहते हैं। तो प्लीज एटलीस्ट भगवान को दोष तो मत दीजिए। गायत्री और दादी के चेहरे पर फिर एक गहरी उदासी आ गई। आहान ने खुद को शांत करते हुए बोला, माँ, दादी माँ, मैं चलता हूँ। कह दीजिएगा मिस्टर मेहरा से चंडीगढ़ वाली मीटिंग हैंडल मैं कर लूंगा। इतना कहकर आहान वहां से चला गया। गायत्री जी ने अपनी नम आंखें साफ की और पलटकर किचन की तरफ जाने लगी। उनकी नजर सीढ़ियों के पास कॉरिडोर में खड़े राजवीर जी पर गई। उन्हें देखते ही एक बार फिर उनकी आंखें नम हो गईं, तो वहीं राजवीर जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आखिर आहान के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे उसकी माँ भूल जाने के लिए कह रही थी? क्या इशिका की मुराद पूरी हो पाएगी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी।